गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने एक रिएक्शन और देखा था पानी के साथ, बराबर। तो पानी जो होता है वो कैसे होता है बेटा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वो जब मैकेनिज्म में जाएगा तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। तो SN1 जो है आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 जो है उसका मतलब क्या होगा। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, RX यहां से H2O जो यहां पर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, तो X जो है वो लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के थ्रू वहां पर अटैक होगी। मैकेनिज्म हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कि यहाँ पर मिलेगा हमें अल्कोहल, बराबर है, प्लस मैं लिख सकता हूं HX। तो मेन प्रोडक्ट हमारी कौन सी है, अल्कोहल मिल रही है, बराबर है। चलिए तो अब इसके मैकेनिज्म के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैकेनिज्म जो है उसके अंदर अल्काइल हैलाइड, आप याद करो कि हमने SN2 के अंदर लिया था CH3X। यहां पर ये पूरा मैकेनिज्म है कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं कौन सा एग्जांपल, CH3 और यहां पर Cl। इसको क्या कहेंगे, या तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे हम लोग, बराबर है, या तो फिर कह सकते हैं 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में, दैट इज स्टेप 1, बराबर, ये कौन सा है हमारा, स्टेप 1 हो रहा है बेटा, स्टेप 1। तो यहां पर याद रखो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन होता है। स्टेप नंबर 1, दैट इज स्टेप नंबर 1 कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसा बिल्कुल मत मानना कि पानी जो है पहले स्टेप में नहीं होता है, पानी तो दोनों स्टेप में प्रेजेंट होता ही है। लेकिन पानी का काम क्या होता है, पानी जो है एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बराबर है। तो उसमें यहां पर हमें मालूम है कि ये जो है जनरली पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इसके ऊपर से क्या होगा कि यहाँ पर जब कभी भी हम लोग फिशन करेंगे तो ये Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। तो यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए सॉल्वेंट का होना जरूरी है। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या करता है, आप जानते हो पानी जो है वो बहुत ही डाइइलेक्ट्रिक है, यानी कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई रहता है और वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जहां पर हमें H+ मिल रहा है। तो वो काम क्या करेगा, पोलर होने की वजह से ये पोलर जो है, बराबर है, और उसको यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा। पोलर होने की वजह से क्या करेगा, वहां पर बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस। तो ये हमारा एक कार्बोकैटायन बना और वहां पर रिमूव क्या हो रहा है, Cl-। क्या रिमूव हो रहा है, Cl-। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर पानी की हेल्प से, बराबर है, वैसे न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे वो सेकंड स्टेप में आता है, इसलिए हम लोग सेकंड स्टेप में लिखते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बेसिकली स्लो स्टेप होता है और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप, बराबर है, और इसको कहा जाता है RDS को क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हमने लिया हुआ था टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बराबर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसने क्या किया, इट हेल्प्स टू ब्रेक दिस कार्बन Cl बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किस टाइप का बन रहा है, तो आप देख सकते हो इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। कौन सा बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन।
यहाँ पर स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल CH3 C CH3, यहाँ पर है CH3 ये प्लस, बराबर है। ये जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है उसमें अब हम लोग किसका अटैक करवा रहे हैं, H2O का। तो H2O में ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बेसिस पे क्या होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, सीधा OH नहीं आएगा, पहले ये पानी पूरा अटैच होगा। तो यहाँ पर CH3 C CH3, यहाँ पर CH3, ऑक्सीजन ने 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने ऊपर प्लस को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करता नहीं है, तो यहाँ से H को निकालने को फोर्स करेगा, वो ऐसे ही निकलेगा जहां पर पानी तो प्रेजेंट है ही, बराबर है। तो ये H जो है यहाँ से बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर निकलेगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा और ये हमें मिलेगा CH3 थ्राइस COH। तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट मिल गई, बराबर है। तो ये सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो था उसने वहां पर अटैक किया तो सबसे पहले ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया और ये हुआ OH2+, ओके। और यहाँ से आगे भी पानी का रोल तो चालू ही है, तो पानी ने आगे क्या किया कि यहाँ से ये बॉन्ड को लेकर हुआ हाइड्रोजन जो है तो वो इलेक्ट्रॉन देकर निकला, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो निकला वो किस फॉर्म में निकला, H+ की फॉर्म में निकला। H+ फॉर्म में निकलेगा तो पानी के साथ अटैच होकर ये क्या बना देगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन हमारी मेन प्रोडक्ट कौन सी बनी, Ca3 थ्राइस COH। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है, दैट इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलो पहले इतना लिख ले, फिर इसको SN2 क्यों कहते हैं, बराबर है। और सारी बातें जो इसके पॉइंट्स हम लोग डिराइव करेंगे जैसे पहले भी किए थे। चलो अब यहाँ पर 1 by 1 पॉइंट लिखना स्टार्ट करो आपको। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस चीज का जब प्रैक्टिकल किया गया और केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जब इसका रेट लॉ निकाला गया, तो इसका रेट लॉ जो है वो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे कि ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने पढ़ा था कि SN2 के अंदर वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट था, यहाँ पर वो सिर्फ एक ही के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है ये, बराबर है। ये जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली, नॉट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर सबस्ट्रेट हमारा जो है उसके हिसाब से तो लिखेंगे तो रेट प्रोपोर्शनल टू Ca3 थ्राइस CCl, बराबर है। ये यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, बराबर। मॉलिक्युलरिटी इस चीज की 1 होती है और यहाँ पर जो हमने 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल आगे प्रोसीड कर रहा है और यहाँ पर 1 जो लिखा है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हालांकि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है। ये 1 लिखा हुआ है, इसकी वजह से ही यहाँ पर हम लोग SN1 लिखते हैं, बराबर। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बराबर। तो ये जो हमारा रिएक्शन था उसके बेसिस पर रेट लॉ आया और हमने इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा वो हमने देखा। आगे आप देखते जाओ कि यहाँ पर इस रेट लॉ के अंदर पानी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जैसे SN2 में हम लोग लिखते थे कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रेट इक्वेशन में है नहीं,
तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा, अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हुआ फिर भी इसके लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट द रेट, वो रेट को कोई इसमें अफेक्ट नहीं करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? सबस्ट्रेट के ऊपर। आप इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो ये चेंजेस वहां पर आएंगे, रेट बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। ये रेट जो है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली दिस टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर इसका आपने 4 टाइम्स कर दिया तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में ही पानी नहीं है, तो पानी के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं, इसलिए सॉल्वेंट जो हमने लिया हुआ है उसका लो कॉन्सेंट्रेशन लेने पे भी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, बराबर। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेदर इट इज हाई और लो। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट में ही सब पॉइंट आप लिख सकते हो, बराबर। चलो उसके बाद है एक नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन तो आपने 11 में पढ़ा ही है, बराबर है, कि भाई टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो एलाइलिक भी है, बेंजाइलिक भी है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, बराबर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चल रही है? अल्काइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड के केस में अगर देखना है तो टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बराबर। फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन की और वहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। टर्शरी कार्बोकैटायन में तीनों साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? Ca3, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है बेटा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसके बेसिस पे क्या होगा? वहां पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज बनने से यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और उसकी वजह से कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो प्लस आई इफेक्ट कम होगी। प्राइमरी में सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप होता है। तो इस तरह से याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, बराबर। यानी कि टर्शरी अगर हुआ तो SN1 सबसे फास्ट देगा, SN1 सबसे फास्ट देगा। सिर्फ अगर टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करें तो, बराबर। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें चेंज हो सकता है। देखो ये केमिस्ट्री है, रिलेवेंट चीजें चलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर जितनी बात कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे एमसीक्यू आएंगे तो वैसे होंगे। फिर अगर कहीं पर किसी ने हाइपर कंजुगेशन डाल दिया, रेजोनेंस डाल दिया तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, बराबर। तो ये चीजें दिमाग में रखो। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन जो है, ओके, इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन जो है टर्शरी वाला जो है सबसे फास्ट देगा। चलो इतना लिख लो। और एक चीज याद रखना कि टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो सीधा बनना चाहिए, यानी कि आपके मैकेनिज्म में आप याद करो एक और कॉन्सेप्ट आता था, जैसे कि मान लो कि 1 to आपने हाइड्रेट शिफ्ट पढ़ा हो, बराबर है, या तो मिथाइल शिफ्ट पढ़ा हो या तो फिनाइल शिफ्ट भी आता है। यानी कि ओरिजिनल टर्शरी कार्बोकैटायन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ सेकेंडरी बन रहा है, बाद में उसका रीअरेंजमेंट होकर टर्शरी बन रहा है तो उसके बेसिस पे हमें देखना है कि वो स्टेबल है, ऐसा नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जो आपको अल्काइल हैलाइड दिया है उसमें ही जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को, और उसमें सीधा जो कार्बोकैटायन बनता है उसी स्टेप के अंदर, बराबर है, और उस स्टेप के अंदर ही वो अगर टर्शरी बन रहा है तो ही वो स्टेबल होगा। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पर मान लो कि ये CH3 जगह H ले लिया है हमने, यहाँ पर वो सेकेंडरी बना रहा है और फिर किसी रीअरेंजमेंट से वहां पर टर्शरी बन रहा है, ऐसा नहीं करना है, बराबर। आफ्टर रीअरेंजमेंट अगर टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है तो इट इज नॉट वैलिड फॉर SN1 रिएक्शन। So that is all about that कि does not affect the rate of reaction। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि rearrangement does not affect the rate
ओके, तो ये सही में तीसरा पॉइंट ही है, बराबर, या तो इसका सब पॉइंट मान लो। एक और पॉइंट अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, तो ध्यान से देखो। अभी आपको यहाँ पर करना क्या होता है कि जब Rx की बात चल रही है, बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये होना जरूरी है। पोलर तो दोनों में होता है, SN1 SN2। प्रोटिक, प्रोटिक में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे भाई, पानी आ जाएगा, बराबर, पानी सबसे ज्यादा प्रोटिक होता है क्योंकि इसमें H+ तो है ही, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल वाली ये वाली रिएक्शन जो है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसका नेचर ऑफ सॉल्वेंट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका डाइइलेक्ट्रिक जो है कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है बेटा। तो पानी हो सकता है वहां पर मिथेनॉल ले लो, बराबर, इथेनॉल ले लो, या फिर एसिड ले लो, बराबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटिक, बराबर। तो पोलर जो है वो क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि Rx, अब Rx के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना तो है, तो पोलर क्या करेगा कि इसकी बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, तो तुम मान लो कि यहाँ पर ये बन रहा है R+ और ये बन रहा है X-, R+ और X-, तो क्या ये हेलोजन जो है, बराबर, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही हुआ ना, लिविंग ग्रुप, तो वहां पर पानी ही क्यों अटैच हो रहा है, या तो पानी का ही मैकेनिज्म क्यों बता रहा है, क्यों ये वापस अटैक नहीं कर सकता है, बराबर, वो वापस अटैक नहीं कर सकता है। तो ये मेन चीज है कि एक तो वो पोलर होना चाहिए, पोलर क्या करेगा, इट हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द R एंड X, और दूसरा जो है ना बेटा कि यहाँ पर पानी जो होता है वो ये जो X निकला, बराबर, X- यानी Cl-, उसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेंगे, प्रोटॉन होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ड्रॉ करो, HOH, बराबर, हाँ, तो पानी के मॉलिक्यूल जो है ना उसका बिल्कुल समझ लो कि ये उसका एक विलन जैसा काम है, बराबर। पानी के मॉलिक्यूल जो है वो इसको क्या कर देंगे, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा होने की वजह से वो Cl- को चारों ओर से ऐसे घेर लेंगे, बराबर। X- को क्या करेंगे, वो चारों ओर से घेर लेंगे कि X- वहां पर वापस अटैक ना कर पाए, और पानी जो है वो वहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना क्यों जरूरी है, पोलर जो है उसकी वजह से डाइइलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा होती है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, बॉन्ड को तोड़ने के अंदर वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। पानी का माना जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से बाकी सब रिलेवेंट सॉल्वेंट की कंपैरिजन में वो 1.5 से 2 लाख गुना ज्यादा इफेक्टिव है कि वो उतना अच्छे से उसको तोड़ सकता है। ओके, तो attraction force exists between these alkyl halide molecules. It will be cut off by polar molecule water, बराबर है, most effectively। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। चलो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं वो हमने देखा, बराबर। तो यहाँ पर एक चीज वो हमने तोड़ने वाली देखी और ये सारी चीज हमने देखी। अब एक चीज ये भी आती है कि वहां पर भी हमने देखा कि ये बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पर CX के बॉन्ड को तोड़ना भी है, बराबर है, और उसमें एक नया बॉन्ड बनाना है, वो किसके साथ बनाना है, O के साथ। तो ये बॉन्ड फॉर्मिंग है, बॉन्ड फॉर्मिंग और ये बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों चीज यहाँ पर हो रही है। तो एनर्जी तो रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, डेल्टा H यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा, डेल्टा H नेगेटिव मिलेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव कब मिलता है, डेल्टा H होता है Sp माइनस HR, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और ये अगर नेगेटिव मिलता है तो इसका इंटरप्रिटेशन है कि वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है लीक कैटेलिया प्रिंसिपल के हिसाब से कैसी होती है, लोअर टेम्परेचर पे फेवर करेगी। ध्यान से सुनो, ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है बाय नेचर। कैसे पता चला, तो हमने एनर्जी दी, बराबर है, और कितनी रिलीज हुई वो भी देखा, और उसके बेसिस पे डेल्टा H निकाला, डेल्टा H हमें नेगेटिव मिला। नेगेटिव डेल्टा H का मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का फेवर करेगी
तो लो टेम्परेचर पे कब फेवर करेगी, लो टेम्परेचर पे वो फेवर करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो टेम्परेचर पे वो फेवर करेगी। तो इतने पॉइंट जो है पहले अच्छे से लिख लो, बराबर। फिर और कुछ चीजें जो है हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पर एक चीज है कि जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो वो टेट्रावेलेंट नहीं होता है, बराबर। कार्बोकैटायन बनने के बाद वो ऐसा रहता है sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर एक ऑर्बिटल ऐसे खाली रहती है, यहाँ पर प्लस चार्ज, हमें भी मालूम है, बराबर। अब मान लो कि ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ऐसे प्लेन में होता है और ऊपर ऑर्बिटल ऐसे दिखाई हुई है प्लेन के परपेंडिकुलर में है ये, बराबर। अगर यहाँ पर यहाँ से हमें क्या अटैक करवाना है बेटा, पानी का अटैक करवाना है, तो पानी जो है वो दोनों तरह से अटैक कर सकता है। पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक कर सकता है या तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है। फिर लोग इसको मान लो कि भाई फ्रंट एंड बैक साइड भी कहते हैं, बराबर। तो सब अपनी अपनी बातें हैं। तो कार्बन जो है यहाँ पर Cl निकलने के बाद या तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो न्यूक्लियोफाइल है ना, मतलब अटैक करने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपके पास दो चीजें वहां पर बन सकती है। दो चीजों के अंदर कौन कौन सी चीजें वहां पर बन सकती है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है यहाँ पर एक चीज की न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक करेगा या तो फिर न्यूक्लियोफाइल जो है नीचे से अटैक कर लो। तो यहाँ पर कौन बन सकता है? अच्छा, मान लो कि Cl जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ था। Cl माइनस कहाँ पर था, यहाँ पर जुड़ा हुआ था उसकी ऑर्बिटल के थ्रू, बराबर। Cl माइनस यहाँ पर जुड़ा हुआ था, Cl माइनस वहां पर से निकल रहा है, बराबर। तो Cl माइनस जहां से निकलेगा या तो Cl माइनस यहाँ पर भी हो सकता है, बराबर। Cl माइनस जहां से निकलेगा वो उसका चार्ज जो है वो कैसा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा अपना, पानी वहां पर अटैक करने के लिए जाएगा, बराबर। तो जैसे यहाँ पर पानी अटैक करने के लिए जाएगा और Cl माइनस वहां से, तो ये H2 की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें रिपल्सन होगा, बराबर। रिपल्सन होगा, उसकी वजह से वहां पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम है, बराबर। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है वो किसके थ्रू मिल रही है बेटा, रिटेंशन। किसके थ्रू मिल रही है, रिटेंशन। और ये प्रोडक्ट कौन सी है, इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, बराबर है। इन्वर्जन जो है वो मान लो कि ग्रेटर देन 50% मिल रहा है, तो ये लेस देन 50% मिल रहा है। और ये सब बातें कब होगी कि जब कार्बन कायरल कार्बन होता है, वरना स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री कि भाई न्यूक्लियोफाइल कौन से एंगल से अटैक कर रहा है, बराबर। तो अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई एक हमारे पास ऐसा है कुछ, बराबर। यहाँ पर लिखा है A B C ना, यहाँ पर X लिखा हुआ है, बराबर। अगर यहाँ से ही X निकल के Y वहां पर ही अटैक कर देता है तो अपना स्ट्रक्चर रिटेन किया ना उसने, अपना स्ट्रक्चर क्या किया, रिटेन किया, जैसा था वैसे का वैसा, बराबर। तो जैसे मैंने आगे भी आपको बताया था कि भाई रिटेंशन वाली चीज क्या होती है कि मान लो कि ऐसे बॉन्ड है, ऐसे 3 बॉन्ड है, बराबर। 3 बॉन्ड है, बराबर। यहाँ से कोई बॉन्ड निकला और वहां पर ही न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैच हुआ, तो स्ट्रक्चर में स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई वेरिएशन आया नहीं, स्ट्रक्चर की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई वेरिएशन आया नहीं, बराबर। तो उसके हिसाब से वो कैसा बना, यहाँ से गया, यहाँ से आया, बराबर। तो रिटेंशन एक प्रोबेबिलिटी तो ये रहेगी, इसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 आइसोमर मिलते हैं यहाँ पर, जिसको D और L आइसोमर कहते हैं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा, डेक्स्ट्रो और लिवो, बराबर है। अच्छा, यहाँ से गया और यहाँ से ही एंटर हुआ। और दूसरी बात क्या है कि मान लो कि यहाँ से वो रिमूव तो हुआ, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल जगह खाली है ना, यहाँ पर खाली जगह है, तो वहां से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कैसी ज्यादा है,
बराबर है, और कोई हिंड्रेंस भी नहीं है, तो वहां पर कोई ऐसा ज्वाइंट है ही नहीं, तो वहां पर कोई रिपेल करने वाला है नहीं। तो यहाँ पर Cl माइनस जो है, अगर पानी जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, Cl उसको धक्का देगा, तो यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी जो है कम है। और यहाँ पर भी अगर अटैच होता है, मान लो कि यहाँ पर से जो Cl निकल रहा है वहां पर ही पानी अटैच हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, बराबर है। और अगर नीचे से अटैक करके जाता है तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो वो इन्वर्जन प्रोडक्ट है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट जो है उसमें इन्वर्जन की मात्रा ज्यादा मिलेगी हमें। क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन हमेशा ज्यादा मिलता है। बेसिकली टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है कि दोनों इसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या लिखते हैं ये लोग, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जानते हो, देखो सबसे पहली बात तो ये कायरल कार्बन होगा तो ही होगा। कायरल कार्बन में क्या होता है मालूम है कि कार्बन के साथ चारों वैलेंसी अलग अलग हो। मान लो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, ऐसे चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल में करेंगे। तो कार्बन के साथ चारों जो वैलेंसी अलग अलग है तो उसको क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। तभी ये सब कुछ सोचना है, वरना तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्या आपके पास, जब हमने आगे वाला एग्जांपल लिया था तो 3 मिथाइल ग्रुप थे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो 3 मिथाइल ग्रुप यानी क्या, कार्बन के साथ 3 ग्रुप तो सिमिलर है, सिमिलर होगा तो वो अकायरल बनेगा। और अगर डिफरेंट हुआ, इतना ही याद रखो कि डिफरेंट हुआ तो वो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के ही हम लोग स्टीरियल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप H2 को यहाँ से अटैक करो या तो यहाँ से अटैक करो, यहाँ से करवाते हो तो रिटेंशन वाली प्रोडक्ट मिलती है, बराबर है। स्ट्रक्चर एज इट इज, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं। और अगर आप नीचे से अटैक करवाते हो तो वो इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट मिलती है, बराबर। इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मिलेगी। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है, बराबर है, उसके 50-50% अगर मिलते हैं, 50% ऊपर वाली प्रोडक्ट, 50% नीचे वाली प्रोडक्ट, तो क्या कहेंगे इसको, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर यहाँ पर इन्वर्जन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, रिटेंशन वाली प्रोडक्ट का कम है, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर हम लोग नहीं कह सकते हैं, बराबर। तो ये चीजें हैं, दैट इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, बराबर है, जो अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, बराबर है। ये कंप्लीट करते जाओ, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, लिख लो थोड़ा सा, चलो। तो यहाँ पर फैक्टर्स जो है, बराबर, फैक्टर्स कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप पढ़े हुए हो। फैक्टर्स के अंदर सबसे पहली बात, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड तो हमने अभी अभी ही डिस्कस किया इस थियरी के अंदर कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। SN1 सबसे फास्ट कौन देता है, अगर 3 ही चीजों की बात करें तो ना, बाकी एलाइलिक बेंजाइलिक में तो फिर SN1 भी जुड़ जाएगा। तो टर्शरी जो है वो सबसे फास्ट देता है। क्यों फास्ट देता है बेटा, कि यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन जो है, टर्शरी कार्बोकैटायन, बराबर, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या इसको इफेक्ट करेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये भी है, मैंने आपको बताया कि पानी जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, बराबर, तो वो सबसे फास्ट रिएक्शन दे सकता है। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्कोहल ले सकते हैं आप लोग, बराबर, C2CH3 CH2OH ले सकते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, और आप ले सकते हैं CH3COOH, बराबर। लेकिन मैंने आपको बताया कि पानी का जो डाई इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर, जो बॉन्ड को वीक करने की कैपेसिटी वो 1.5 लाख गुना ज्यादा है बाकी सबकी कंपेरिजन में।
बराबर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उससे फर्क पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर, बराबर है। तो ये पॉइंट साथ में लिखते जाइए आप लोग कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, बराबर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, बराबर। और एक चीज आएगी कि भाई एलजी, एलजी का मतलब लाइफ गुड नहीं, बराबर, लाइफ इज गुड, अच्छी है ना लाइफ, कहाँ बुरी है भाई। लॉकडाउन में मजे से घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो लिविंग ग्रुप जो है वो बेटर होना चाहिए। बेटर लिविंग ग्रुप कैसे होता है, बराबर। बेटर लिविंग ग्रुप में अगर हम लोग देखें जैसे कि I माइनस, बराबर है, I माइनस, फिर लिख रहा है मैं Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर ये F माइनस, बराबर। तो छोटा जब साइज होता है, बराबर, इससे तो छोटा ही हुआ ना भाई ये, बराबर, छोटा साइज होता है तो जल्दी से वो लीव नहीं करता है, उसका एट्रैक्शन रहता है वहां पर। साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप होने से भी इस पे इफेक्ट आता है। लिविंग ग्रुप अगर बेटर हुआ, बराबर है, तो वो आसानी से वहां से रिमूव हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली टेक्स प्लेस। तो अगर आपको कोई बोले क्वेश्चन के अंदर कि भाई अल्काइल ग्रुप सिमिलर रखे, RI, RBr, RCl और RF, तो आपको क्या करना है बेटा, ये सबसे ज्यादा जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो ही सबसे तेज रिएक्शन देगा, बराबर है। लिविंग ग्रुप जो है वो जनरली बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बराबर। तो बेसिसिटी जितनी कम हुई उतना ही उसका लिविंग ग्रुप बेटर बनेगा। तो इसको अगर आप HI, HBr, HCl और HF से जोड़ दो, बराबर है, तो उसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इससे उल्टी हो जाएगी। तो बेसिसिटी जो है अगर कम है तो बेटर लिविंग ग्रुप है, बराबर, बेसिसिटी अगर ज्यादा है तो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। सो फैक्टर्स के अंदर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड,